Assalamu alaikum students. I am going to teach you about some basic concepts of chemistry. Chemistry क्या है? Chemistry basically जो है वो स्टडी होती है मैटर की। मैटर के बारे में जितनी भी स्टडी करेंगे वो सारी केमिस्ट्री में करेंगे। मैटर क्या होता है, किस चीज़ से मिलके बना है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होती है, हम ये सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। हम ये भी कह सकते हैं कि मैटर के अंदर आने वाली सारी चेंजेस को हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री के अंदर, सही। और बेसिकली हम क्या कहते हैं कि केमिस्ट्री जो है एटम्स और मॉलिक्यूल्स की साइंस होती है, क्योंकि मैटर बेसिकली एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इन चीज़ों से मिलके बना होता है ना। अब मैटर होता क्या है? मैटर हमारे इर्द गिर्द हर चीज़ जो है वो मैटर के ज़ुमरे में आती है, सही, वो मैटर कहलाती है। अब हम देख लेते हैं ब्रांचेस केमिस्ट्री की क्या क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री और न्यूक्लियर केमिस्ट्री। थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में पढ़ेंगे, बाकी हम आगे डिटेल में बाद में स्टडी करेंगे इनके बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? जो कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड्स के रिएक्शंस, उनके बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में हमें बताएगी, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन के अलावा कोई और कंपाउंड हो उनकी स्टडी जो होगी वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और फिजिकल केमिस्ट्री में हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होने वाली रिएक्शंस जो हैं उनकी थ्योरीज, उनके लॉज, या वो किस बेस पे हमने वो रिएक्शन किया, वो सब चीज़ें हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। अब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या होती है? वो केमिस्ट्री जो कि इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होती है। मतलब इंडस्ट्री में हम जितने प्रोसेसेस करते हैं उसमें जो सारी केमिस्ट्री यूज़ होती है वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में अब केमिकल इंडस्ट्री अगर होगी, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड बनाने की जो इंडस्ट्री होगी, उसमें जो केमिकल रिएक्शन और ये सब चीज़ें, जो चीज़ों का ख्याल रखना होता है, वो सारी कंट्रोल्स और ये सब चीज़ें वो हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। फिर हम आ जाते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है? एनालिटिकल केमिस्ट्री बेसिकली रिसर्च से रिलेटेड होती है। ज़्यादा फार्मास्यूटिकल कंपनीज और इन चीज़ों में एनालिटिकल केमिस्ट्री यूज़ होती है, जहाँ पे हमें रिसर्च करनी होती है कि अगर ये चीज़ इतनी मिकदार में डाली जाए तो रिएक्शन किस तरह होगा। मतलब बेसिकली रिसर्च लैब्स और इन जगहों पे एनालिटिकल केमिस्ट्री यूज़ होती है। और लैब्स जो होती हैं हमारी यहाँ पे जो है उनमें भी ये यूज़ होती है, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में भी एनालिटिकल केमिस्ट्री यूज़ होती है। फिर अब हम आ जाते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितनी भी केमिस्ट्री है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन, एनिमल, प्लांट, इनके अंदर डीएनए, इनके स्ट्रक्चर, इनके प्रोटीन और ये सारी चीज़ें जो है हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब हम कहेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में न्यूक्लियर रिएक्शंस जितने भी हो रहे होते हैं वो सारे हम स्टडी करेंगे। न्यूक्लियर रिएक्शन बेसिकली फ्यूजन रिएक्शन और फिशन रिएक्शन और फ्यूजन, ये हम देखेंगे। अब हम आ जाते हैं मैटर। मैटर क्या होता है? कोई भी एक ऐसी चीज़ जिसका मास भी हो एंड ऑक्यूपाई स्पेस, जो कि जगह भी घेरे और उसका मास भी हो, वो मैटर होगी। किसी चीज़ का अगर मास ही नहीं है तो वो एग्जिस्ट कैसे कर सकती है? हम जब बात करते हैं कि जो है स्पीड ऑफ लाइट से चीज़ मूव कर रही है तो उसका मास नहीं होगा। मास जो है उसको वो ख़त्म करो तो फिर जो है हम कह सकते हैं कि वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर सकती है। अब जो चीज़ हमारे इर्द गिर्द जो हमें नज़र आती हैं चीज़ें, उन सब का मास होता है, कोई ना कोई, थोड़ा हो ज़्यादा हो लेकिन होता है, और स्पेस भी ऑक्यूपाई करती हैं। एग्जाम्पल बुक, पेन, पेंसिल। और अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं मैटर की। मैटर की प्रॉपर्टीज़ मतलब हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ है वो तो मैटर है। अब हर चीज़ जो है उसकी एक ख़ास प्रॉपर्टी होती है। अब प्रॉपर्टीज़ दो तरह की हो सकती हैं, फिज़िकल भी हो सकती हैं और केमिकल भी हो सकती हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं? जो कि रिवर्सिबल होती हैं। जब कोई एक रिएक्शन हुआ तो फिर उसके बाद उसको दोबारा उसकी असल हालत में हम लेके आ सकते हैं। मतलब जिसमें आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी, आइडेंटिटी सेम ही रहेगी। मतलब अगर हमने आइस थी, आइस को थोड़ी देर रख देंगे तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, सही, क्योंकि वो पहले भी वाटर था। वाटर जो है आइस में कन्वर्ट हुआ था, लेकिन वो दोबारा, वो रिवर्सिबल है, वो दोबारा वाटर में कन्वर्ट हो गया, उसमें उसकी आइडेंटिटी वाटर की नहीं ख़त्म हुई। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो होंगी वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होंगी।
लेकिन अगर कोई चेंज ऐसा आ जाए जो कि रिवर्सिबल ना हो, मतलब कोई चेंज आया है और उसके बाद वो वही रह गया, चेंज नहीं हुआ उसका कलर, अगर किसी चीज़ का कलर चेंज हुआ और दोबारा उसका कलर वो नहीं हुआ जो उसका पहले था, तो वो हम कहेंगे वो केमिकल चेंज है। सही। रस्टिंग ऑफ आयरन, जब जंग लगता है, तो ये सब चीज़ें हम देख लेते हैं। मतलब कोई भी मैटर जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ फिजिकल और केमिकल दोनों बहुत ज़रूरी होती हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी देख ली हमने, फिजिकल भी देख लिया, हम मैटर को क्लासीफाई कर लेते हैं। मैटर को क्लासीफाई कर रहे हैं हम, मैटर दो तरह का होता है, प्योर सब्सटेंसेस या फिर मिक्सचर। अब अगर हम प्योर सब्सटेंसेस की बात करेंगे, प्योर सब्सटेंसेस में दो तरह के आगे कैटेगरी आ गई, दो तरह के होते हैं, या एलिमेंट्स होंगे या फिर कंपाउंड होंगे। अब कंपाउंड जो हैं वो किस तरह के हो सकते हैं, एलिमेंट किस तरह के होंगे या कंपाउंड किस तरह के होंगे। एलिमेंट जो होते हैं ना वो एक ही तरह के एटम से मिलके बने होते हैं। सही। उसमें सेम टाइप ऑफ एटम बार बार रिपीट होके एक एलिमेंट बनाएंगे। अब एलिमेंट जो है उसको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता फर्दर। एलिमेंट को जब हम फर्दर डिकम्पोज करेंगे तो जो है वो दोबारा एलिमेंट ही बनेगा, क्योंकि उसने बिल्कुल प्योर सब्सटेंस है, उसमें एक ही तरह के एटम है। एक ही एटम को जब हम तोड़ेंगे वो दोबारा वही एटम बन जाएगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि इसको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। इसको डिकम्पोज करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टेक्निक्स चाहिए होंगी। अब वो कह रहे हैं कि अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, देखो, पोटाशियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, अमोनिया। अब पोटाशियम देखो ये है एलिमेंट, हाइड्रोजन भी एलिमेंट, क्योंकि ये देखो ये एक ही एटम से मिलके बना है, एक ही एटम है, वो कहलाएगा एलिमेंट। और अगर हम दूसरी तरफ देख लें कार्बन डाइऑक्साइड, देखो कार्बन और ऑक्सीजन दो है ना चीज़ों से मिलके बना है, तो हम ये कहेंगे कि ये अब एलिमेंट नहीं है, क्योंकि एलिमेंट के लिए तो ये ज़रूरी था कि उसमें सेम टाइप ऑफ एटम हो, वन टाइप ऑफ एटम हो। जैसे पोटाशियम में है, हाइड्रोजन में है, या फिर सोडियम में है, या फिर ऑक्सीजन में है। ऑक्सीजन में भी सेम टाइप ऑफ एटम ही है ना, है तो ऑक्सीजन ही। तो एलिमेंट्स जो हैं इसलिए बहुत ज़रूरी हैं कि ये प्योरेस्ट फॉर्म में होते हैं, अपनी सबसे ज़्यादा प्योर फॉर्म। अर्थ क्रस्ट में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी एलिमेंट्स में आएंगी। हम सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस करवाया था रॉबर्ट बॉयल ने, और अब जो है 117 एलिमेंट्स अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। सही। अब और एग्जांपल देख लें हम यहाँ थोड़ी सी, कैल्शियम, लिथियम, पोटाशियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, सल्फर। अब यहाँ पे ये देखो ये है ऑक्सीजन डाइएटॉमिक, मतलब दो ऑक्सीजन के एटम मिलेंगे तो वो एक स्टेबल फॉर्म में होता है। मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर, हवा के अंदर, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन डाइएटॉमिक फॉर्म में होती है। नाइट्रोजन भी डाइएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। अकेला नाइट्रोजन का एटम या अकेला ऑक्सीजन का एटम कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्टेबल नहीं होते, वो किसी न किसी से रिएक्ट कर जाएंगे, तो वो प्योर फॉर्म नहीं रहेगी। प्योर फॉर्म में जो है वो डाइएटॉमिक फॉर्म में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होंगे। लेकिन पोटाशियम और सोडियम की बात करें तो सोडियम और पोटाशियम जो है वो मोनोएटॉमिक फॉर्म में होते हैं, क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। एलिमेंट्स जो होते हैं वो 117 एलिमेंट्स अब तक डिस्कवर हो चुके हैं, जो कि हमें पीरियोडिक टेबल में नज़र आते हैं। यहाँ पे ये देखो और एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। मरकरी देखो अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में होता है, एलिमेंट है। सल्फर भी एलिमेंटल फॉर्म में है। कॉपर वायर सिर्फ कॉपर के मेटल से मिलके बनी है ना, ये सेम टाइप ऑफ एटम, इसलिए ये भी एलिमेंट है। अब आ गए हम कंपाउंड पे। कंपाउंड हमने कहा कि दो तरह के एटम से मिलके बना होता है। वन टाइप ऑफ एटम नहीं, टू टाइप ऑफ एटम, टू और मोर एटम से मिलके बना होता है। सही। मोर देन वन टाइप ऑफ एटम से मिलके बना होता है। इसमें सोडियम की एग्जांपल ये, और अमोनिया की एग्जांपल इसमें देखो नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है 3, तो ये अमोनिया। एक इसमें लोन पेयर होगा, तो इसमें एक से ज़्यादा टाइप ऑफ एटम से मिलके बना है, इसलिए हम इसको कंपाउंड में लेंगे। आयरन पायराइट की बात करें तो आयरन और सल्फर दो टाइप ऑफ एटम से मिलके बना है, ये भी कंपाउंड में आएगा। सही। केमिकल कंपाउंड जो है उसकी आगे फर्दर दो फॉर्म कैटेगरीज हैं।
कंपाउंड की आगे फर्दर दो और कैटेगरीज होती हैं। कंपाउंड जो होते हैं वो या तो मॉलिक्यूल्स होंगे या आयंस होंगे। अब मॉलिक्यूल को क्या होता है, वो स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी कंपाउंड का जो अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करता है। आयंस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन या तो लूज करेंगे या गेन करेगा। जब भी कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा तो वो आयन बन जाएगा। अब आयंस जो हैं वो उनमें इलेक्ट्रॉन नहीं लूज या गेन हुआ होता है, इसलिए वो किसी न किसी से रिएक्ट ज़रूर करेंगे। वो अपनी आइडेंटिटी को रिटेन नहीं करेंगे। लेकिन मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबल होता है अपनी फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में। उसका मॉलिक्यूल का जो सबसे छोटा हिस्सा होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, वो मिल के, वो बहुत सारे स्मॉलेस्ट यूनिट मिल के और फिर जो है वो बनाएंगे एक बड़ा मॉलिक्यूल। तो जो है मॉलिक्यूल और आयंस जो हैं वो कंपाउंड की सब कैटेगरीज हो गई। पहले हमने कहा एलिमेंट, प्योर सब्सटेंसेस में थे एलिमेंट और कंपाउंड। अब कंपाउंड की सब कैटेगरी आ गई मॉलिक्यूल और आयंस। सही। अब आयंस को डिस्क्राइब करते हैं हम फार्मूला यूनिट के ज़रिए और मॉलिक्यूल्स को हम डिस्क्राइब करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला के ज़रिए। सही, मॉलिक्यूलर फार्मूला। और जब हम एटम की बात करते हैं तो हम उसको एटॉमिक मास के ज़रिए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो है आयनिक कंपाउंड जो है आयंस बने कैसे, इलेक्ट्रॉन को हमने लूज या गेन किया। फिर यहाँ पे जो है समरी दी हुई है आप लोगों को, ये देखो 17वीं सेंचुरी में क्वांटिटेटिव स्टडी की गई और प्योर सब्सटेंस की, मतलब एलिमेंट्स की जो है क्वांटिटेटिव स्टडी की गई और प्योर सब्सटेंसेस को, एलिमेंट्स को डिस्कवर किया गया। और ये पता चला उस वक़्त के मुख्तलिफ एलिमेंट्स कंबाइन होके कंपाउंड बनाएंगे। मुख्तलिफ एलिमेंट्स कंबाइन होके क्या बनाएंगे, कंपाउंड। और कंपाउंड को हम तोड़ सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं, ब्रोकन डाउन कर सकते हैं एलिमेंट्स में, लेकिन एलिमेंट्स को फर्दर ब्रोकन डाउन नहीं किया जा सकता। सही। 1808 में एक स्कूल टीचर था जॉन डाल्टन ने हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के बारे में बताया। और इन लॉज के ज़रिए उसने एटम्स की एग्जिस्टेंस को प्रूव किया और फिर हमें एक एटॉमिक थ्योरी पेश की जिसमें उसने इन लॉज को यूज़ किया। अब बेसिकली केमिस्ट्री में 5 बेसिक लॉज हैं: लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ गासेस लॉ और एवोगैड्रो लॉ। यहाँ पे जॉन डाल्टन ने 2 लॉज को बताया और उन्हीं 2 लॉज को अपनी एटॉमिक थ्योरी में यूज़ किया। फिर क्या है, उसने पोस्टुलेट किया था कि सारे मैटर जो हैं वो मिल के बने होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम से। सही। और जब एटम की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं तो जाहिर सी बात है मैटर की प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो जाएंगी। एटम किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल होता है जो कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। पहले ग्रीक क्या कहते थे कि एटम जो है वो कोई ऐसा पार्टिकल होता है जो कि डिवाइड नहीं हो सकता, फर्दर इनडिविजिबल होता है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि नहीं, एटम डिवाइड हो सकता है क्योंकि एटम भी कुछ और सब पार्टिकल से मिलके बना होता है। एटम सबसे छोटा ज़रूर है लेकिन इनडिविजिबल नहीं है। तो डेफिनेशन ये है कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। एटम की एग्जांपल दी हीलियम और नियोन जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं एटमॉस्फेयर में, लेकिन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। ये डायटोमिक फॉर्म में होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक। फिर हम कहते हैं कि एटम को हमने फर्दर जो है डिवाइड किया सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर। सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो थे, मतलब हम कह सकते हैं एटम मिल के बना है सब एटॉमिक पार्टिकल्स से। सब एटॉमिक पार्टिकल्स कंबाइन होकर एटम को बनाते हैं। एटम के अंदर अब तक 100 से ज़्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर किए जा चुके हैं। अब उनकी उसमें से 3 जो हैं वो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, बाकी जो हैं वो भी हैं मौजूद एटम के अंदर ही, लेकिन वो फंडामेंटल नहीं है। अब फंडामेंटल कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
उसके अलावा एक दो की एग्जांपल और दे देती हूँ आपको, हाइड्रोन, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो। ये जो हैं ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं सारे जो भी हमने किए हैं। फिर क्या है कि एटम के बारे में हमने ये भी पढ़ लिया कि इंडिविजिबल नहीं है। अब हम पहले इसको ये सोचते थे कि इंडिविजिबल है। ये पार्टिकल से, सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन फंडामेंटल हैं, इसके अलावा और भी होते हैं। फिर अब हम ये कहते हैं कि एटॉमिक मास की बात कर लेते हैं। एटॉमिक मास क्या होता है? किसी भी एटम का मास जो कि रिप्रेजेंट करता है उस एटम को, वो होता है उसका एटॉमिक मास। ठीक है, समझ आ रही है आप लोगों को? तो इसमें ये सारा बेसिकली ना समराइज किया हुआ है। ये आज का जो टॉपिक है हमारा सारा, उस सारे को समराइज किया हुआ है इस एक पेज में। तो बेसिकली हमने इसमें क्या क्या देखा? पहले तो हमने एटम के बारे में बात कर ली, फिर हमने कह दिया कि प्योर सब्सटेंसेस एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स जो होते हैं वो कंपाउंड बनाते हैं। कंपाउंड जो है उनको तोड़ा जा सकता है एलिमेंट्स में। जॉन डाल्टन ने जो लास्ट दो बताए और उस लास्ट के ज़रिए एटम को एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन किया। उसके बाद उसने एक एटॉमिक थ्योरी दी, उसके कुछ पोस्टुलेट्स थे, इसको भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिर एटम के बारे में बताया कि एटम एक छोटा पार्टिकल होता है जो कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। एटम की कुछ एग्जांपल दी हुई हैं, हीलियम, नियोन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारी। फिर उसके बाद जो है एटम के बारे में ये बताया कि एटम किससे मिलके बना होता है। एटम जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बना होता है। वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं, एटम सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बना होता है। वो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो जो हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन फंडामेंटल होते हैं। अब हम लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन पढ़ लेते हैं। लास्ट 5 बेसिक लॉज में आपको बता चुकी हूँ। कौन कौन से हैं? कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गैसेस लॉ और एवोगैड्रो लॉ। सबसे पहला लॉ कौन सा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सही। तो अब इसमें क्या कहते हैं कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मैटर को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब मैटर अपनी मैटर एग्जिस्ट करता है। जो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है उसको अगर हम तोड़ देंगे तो वो वाला सब्सटेंस नहीं रहेगा, वो कुछ और हो जाएगा। मैटर एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। हम जो है लोहे की वो होती है शीट होती है, उसको थोड़ा मार के सीधा करते हैं तो उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया हमने, लेकिन हम उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ना उसको क्रिएट किया जा सकता खुद से। सही। तो जो होता है ये चीज़ यहाँ पे बेसिकली बताई गई। ये हमें लॉ दिया था एंटोनी लिवाइजर ने 1789 में। और जो है फिर दूसरा लॉ हम देख लेते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये लॉ क्या कहता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कहता है कोई भी एक कंपाउंड जो है उसमें एलिमेंट्स एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में होंगे तो वो कंपाउंड कहलाएगा। सही। अगर उसमें उस स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में ना हो तो हम ये कहेंगे कि ये कंपाउंड नहीं है। कि जैसे कि 2 सैंपल लिए गए क्यूप्रिक कार्बोनेट के सैंपल्स में एक नेचुरली लिया गया, एक सिंथेटिकली लिया गया। अब ये दोनों सैंपल में कॉपर की परसेंटेज जो है 51.35% थी। अगर ये सिंथेटिक वाले में चेंज होती तो कभी भी हम ये ना कहते ये क्यूप्रिक कार्बोनेट है। सही। अब आ गया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर 2 एलिमेंट्स कंबाइन होके एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाएं, मतलब एक कंपाउंड बन रहा है, एक कंपाउंड नहीं बन रहा, अगर 2 एलिमेंट्स मिले हैं उससे ये भी बन सकता है या ये भी बन सकता है, 2 कंपाउंड बन सकते हैं। तो उसमें कौन सा कंपाउंड बनेगा ये कैसे पता चलेगा? ये ऐसे पता चलेगा कि 2 जो एलिमेंट्स हैं वो दोनों एलिमेंट्स एक फिक्स रेशियो में अगर कंबाइन होंगे तो वो एक कंपाउंड बनेगा। अगर वो फिक्स रेशियो चेंज हो जाएगी तो वो दूसरा कंपाउंड बन सकता है। सही। जैसे यहाँ एग्जांपल दी हुई है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बनाएंगे, लेकिन कब? जब 2 ग्राम हाइड्रोजन है और 16 ग्राम ऑक्सीजन है। एक स्पेसिफिक रेशियो
कंबाइन हुई तो वाटर बना। लेकिन अगर हम 2 ग्राम ऑक्सीजन और 32 ग्राम ऑक्सीजन 2 ग्राम हाइड्रोजन और 32 ग्राम ऑक्सीजन लेते हैं तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनेगा। यहाँ पे एलिमेंट्स की प्रपोर्शन चेंज हो गई, जिसकी वजह से प्रोडक्ट मतलब कंपाउंड जो बना वो भी चेंज हो गया। सही। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हमें क्या कहता है कि जब दो एलिमेंट्स एक स्पेसिफिक रेशियो में कंबाइन होंगे तो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनेगा। अगर हम कहते हैं कि वो रेशियो चेंज हो गई तो मतलब वो एलिमेंट कंपाउंड चेंज हो जाएगा। और फिर आ गया गैसेस लॉ। इसमें कहते हैं कि रिएक्टेंट्स जो हैं वो हमेशा एक स्पेसिफिक वॉल्यूम में कंबाइन होंगे तो एक स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब अगर ये दो रिएक्टेंट 1 और 3 वॉल्यूम के रेशियो में कंबाइन होंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा उसका वॉल्यूम इतना होगा। मतलब एक स्पेसिफिक रेशियो में अगर रिएक्टेंट कंबाइन होंगे तो एक स्पेसिफिक वॉल्यूम में अगर रिएक्टेंट कंबाइन होंगे तो सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे वॉल्यूम जो है वो एक स्पेसिफिक आएगा। टेम्परेचर और प्रेशर सेम होना शर्त है। अब आ जाते हैं एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ हमें क्या कहता है, ये बेसिकली हम यूँ कह सकते हैं वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ गैसेस। मतलब अगर 3 तरह की यहाँ गैसेस दी हुई हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इन चीज़ों इससे नहीं फर्क पड़ता कौन सी गैस है, अगर वॉल्यूम सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी अब आ गई। डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी जो दी थी उसमें जो है सबसे पहली बात क्या की थी, एटोमियम मीन्स इंडिविजिबल। एटम निकला ही उससे कि इंडिविजिबल, जिसको डिवाइड ना किया जा सके। पहला एटॉमिक थ्योरी में ये कॉन्सेप्ट था कि एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इंडिविजिबल पार्टिकल जो भी होगा वो आएगा इसमें एटॉमिक थ्योरी में। इसके पोस्टुलेट्स क्या हैं कि इसका सबसे पहला पोस्टुलेट है कि मैटर इज मेड अप ऑफ माइन्यूट एंड इंडिविजिबल पार्टिकल। मैटर के अंदर जो है छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल होते हैं जो कि डिवाइड नहीं हो सकते और उन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, एटम्स। सही। अब दूसरा पॉइंट कहता है एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये कौन सा आ गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आ गया कि एटम्स को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बस चेंज हो जाता है। तीसरा पॉइंट क्या है, एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन देयर प्रॉपर्टीज। अगर एलिमेंट सेम है तो उसके एटम्स की प्रॉपर्टीज सेम होंगी। अगर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। सही। सेम एलिमेंट तो सेम प्रॉपर्टीज, एलिमेंट चेंज हो गया तो प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। और फिर अगला पॉइंट है एटम्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स कॉल्ड मॉलिक्यूल। एटम्स आपस में मिलेंगे तो वो कंपाउंड बनाएंगे और उन कंपाउंड्स को वो मॉलिक्यूल कह रहे हैं। फिर कहा कि फिर अगला भी ये आ गया लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट, व्हेन एटम कंबाइन दे डू सो इन अ फिक्स रेशियो। एटम हमेशा एक फिक्स रेशियो में ही कंबाइन होंगे। वो एक फिक्स रेशियो में अगर कंबाइन ना हो तो वो कभी भी वो चीज़ नहीं बनेगी या वो कंपाउंड नहीं बनेगी जो हमारा डिज़ायर है। अगर वो एक फिक्स उतनी रेशियो में ना हो तो कभी भी वो रिएक्ट नहीं कर सकते। उन्हें एक फिक्स रेशियो चाहिए होती है रिएक्ट करने के लिए, एक दूसरे के साथ कंबाइन होने के लिए। ये सारी जो पोस्टुलेट्स हैं ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के हमने देख लिए। अब इसमें जो है उसने कंपाउंड की बात की, कंपाउंड के बाद मॉलिक्यूल्स की बात की। सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका यही था कि ना ये डिस्टिंग्विश नहीं कर सका, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सका मॉलिक्यूल, कंपाउंड, आयंस, एटम के दरमियान से। ये चीज़ सबसे ज़्यादा इसमें हुई। फिर दूसरी इसमें चीज़ आई कि जो है ना इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक थे डाल्टन की थ्योरी में। जो मेन ड्रॉबैक है वो मैंने आपको बता दिया, बाकी इसकी जो लिमिटेशंस, जो ड्रॉबैक है ना वो भी अभी हम देखेंगे, आगे मैं आपको करवाती हूँ। तो यहाँ पे जो है ये आप लोगों को सबको आ गई है ना समझ कि पोस्टुलेट्स ये हैं सारे कि
एटम की डिफाइन कर दिया, फिर उसके बाद जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, और जो है एटम मिल के कंपाउंड बना देते हैं, उन कंपाउंड को मॉलिक्यूल्स कह दिया गया, और आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। अभी आ गई लिमिटेशंस। एटम की डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की लिमिटेशंस क्या हैं? वो जो है हमें क्या नहीं बता सका गैसेस के बारे में। इस्लाम में कहीं भी गैसेस का जिक्र नहीं किया है ना, जो हमने पीछे पढ़े हैं थ्योरी। हालांकि जब हम एटम की बात करते हैं तो एटम में गैस के एटम भी तो होते हैं, गैस भी तो होती है। अब जब गैस को डिस्कस ही नहीं किया तो फिर इसका मतलब सबकी बात तो वो कर ही नहीं रहा। एक ड्रॉबैक ये हो गया। दूसरा, कुड नॉट एक्सप्लेन वाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट साइज, मास एंड शेप। उन्होंने ये तो बताया कि अगर एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट हो तो फिर उसके मास डिफरेंट होगा, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं किया क्यों, वाई, ऐसा क्यों होगा कि डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं उनका डिफरेंट साइज, मास और शेप हो, ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं की। तीसरी चीज़ कि वाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड, के डिफरेंट एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड क्यों बनाते हैं, ऐसी क्या रीज़न है, क्यों बनाने पड़ते हैं उन्हें? इसके रीज़न है स्टेबिलिटी। ये मैं आपको बता रही हूँ, बट ये डाल्टन थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकी थी। फिर अगला बात जो वो एक्सप्लेन नहीं कर सके वो क्या थी कि इट फेल टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फोर्सेस, कि कौन सी फोर्सेस हैं जो कि इनको आपस में बाइंड करेंगी, किसकी वजह से ये बॉन्डिंग नहीं एक्सप्लेन की। फिर एलिमेंट और कंपाउंड के दरमियान डिस्टिंक्शन नहीं कर सके, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सके कि ये क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं और कंपाउंड क्या होते हैं। ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकी इन चीज़ों को। बॉन्डिंग जो है कि कौन सी बॉन्ड होगा, कौन सा फोर्स होगी जो इनको एटम्स को आपस में कंबाइन करती है, वो किस तरह की फोर्स होती है, उसका होना क्यों ज़रूरी है, ये सब चीज़ें, बहुत सी चीज़ें इस थ्योरी के अंदर ना डिस्कस नहीं कर सके वो लोग। ये सारी इसकी लिमिटेशंस हैं, और ये लिमिटेशंस बहुत इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ये अगर ना पता चलती तो अगली एटॉमिक थ्योरी कभी भी ना आती। हाँ, कभी भी ना सोचते साइंटिस्ट कि कुछ और है, कुछ और बताना चाहिए, कुछ इस पर रिसर्च ना होती, इस चीज़ को ये फुल एंड फाइनल मान लिया जाता। लेकिन इसके बहुत सारे ड्रॉबैक थे जो कि उसी वक्त सामने आना शुरू हो गए थे। और आप ये देखें कि ये देखो गैसेस को तो ये एक्सप्लेन कर ही नहीं रहा। तो फिर बाकी अब देख लो, ये समरी फिर आ गई इसमें। अब हम एटॉमिक मास देख लेते हैं। एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का वो नंबर है जो हमें ये बताता है कि ये एलिमेंट जो है ये कार्बन के एटम से पहले हिस्से से कितना बड़ा है। सही, मतलब कि एटॉमिक मास एक नंबर होता है, वो नंबर हमने बताना होता है। वो नंबर हम कैसे, उसमें हमने कार्बन को रेफरेंस ले लिया, 12 आइसोटोप लिया, कार्बन रेफरेंस के तौर पे ले लिया, उसका 1/12 पार्ट, मतलब 12 होता है ना एटॉमिक मास कार्बन का, उसका पहला हिस्सा जो है उससे कितना बड़ा है उस एटम का मास। सही, उस चीज़ को हम डिस्क्राइब करेंगे एटॉमिक मास में। अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है 14। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि नाइट्रोजन का एक एटम कार्बन के एक एटम के 1/12 हिस्से से 14 टाइम्स ग्रेटर है। सही, अब इसमें एटॉमिक मास यूनिट देख लेते हैं। एटॉमिक मास यूनिट क्या है? एटॉमिक मास यूनिट कार्बन का 1/12 हिस्सा जो होता है उसका मास जो होता है वो एटॉमिक मास यूनिट होता है। इसको AMU को हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। और ये क्या होता है? कार्बन का 1/12 का मास। अब वो कहते हैं कि 1 AMU किसके बराबर होता है? 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻24 ग्राम के बराबर। सही, अब अगर हम इसमें 10⁻³ ऐड कर देंगे तो फिर जो है ये बन जाएगा 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10⁻27 किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। सही, ये दोनों याद रखनी है। ये 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻24 ग्राम, ये वैल्यू है इसकी। AMU को हम रिप्लेस कर देते हैं U से, U को यूनिफाइड मास कहते हैं हम।
तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं हम। बाकी इंशाल्लाह आगे बढ़ते रहें बगैर किसी को गिराए।